नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केम अड्डा पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी क्या बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है साथियों, टीजीटी साइंस समर्पण बैच में जो कि हम सीटेट 2024 के लिए कर रहे हैं, हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों, वो होने वाला है मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं? उनकी ओर से। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल या मेटलर्जिकल प्रोसेस हमारा क्या है, आज का टॉपिक है साथियों। हमारा आज का टॉपिक क्या है? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। अब ये मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है कि हम प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली और हाई प्योरिटी में कैसे किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हमें बहुत सारे मेटल क्या पाए जाते हैं? मेटल्स। नियरली ऑल मेटल्स जो हैं वो, उनका सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट है साथियों। सारे मेटल का सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट है। मेटल का सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट है। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो सी वाटर में भी पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? सी वाटर में पाए जाते हैं। सी वाटर में किसकी फॉर्म में? सोल्ट की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ सोल्ट्स, इन फॉर्म ऑफ सोल्ट्स। जैसे आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कुछ मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम मेटल है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है। कहाँ मिलता है? सी वाटर में, यानी समुद्र के पानी में मिलता है। ठीक है, समुद्र के पानी में मिलता है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो, द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच ओकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो पहली जो डेफिनेशन आती है हमारे पास यहाँ पर, वो है मिनरल्स की। कि मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स यानी खनिज, जो हम जिनको बोलते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं साथियों? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी कि वो एलिमेंट या फिर वो कंपाउंड जो कि हमें कहाँ मिलते हैं? विच ओकर नेचुरली इन, विच ओकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट, धरती की कोर में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, आर नोन एज मिनरल्स। यानी ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड्स जो हमें कहाँ पाए जाते हैं? जो हमें अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं साथियों? उनको हम कहते हैं मिनरल्स। उनको क्या कहा जाता है भाई? मिनरल्स कहा जाता है। सिंपल सी बात। अब कुछ जगह क्या होता है कि ये मिनरल्स जो होते हैं ना, इनके अंदर मेटल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, उस मेटल का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन मिनरल्स को क्या कहा जाता है साथियों? ओर कहा जाता है। उन मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ओर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ओर्स कहा जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है। व्हेन few minerals have a very high percentage of a particular metal, have a very high percentage of a particular metal, which can be extracted profitably, are known as, ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? और कहते हैं साथियों। ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। तो एक चीज याद रखना, सारे और क्या होते हैं? मिनरल होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं होते। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे और, सारे के सारे जो ओर्स हैं वो क्या होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। लेकिन सारे मिनरल्स, सारे मिनरल्स और नहीं होते।
ठीक है, सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है साथियों, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो क्या होता है कि जो मेटल है उसका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मेटल जो है उसका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स की एक्टिविटी के बेस पे, अपॉन दी रिएक्टिविटी और एक्टिविटी के बेस पे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी मेटल्स को निकालना है मिनरल्स या और से, तो हम कैसे निकालेंगे सर, तो ये बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड अपॉन, इट इज बेस्ड अपॉन दी एक्टिविटी सीरीज, इस पे बेस्ड है एक्टिविटी सीरीज, जो कि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखी थी। एक्टिविटी सीरीज में आपको पता है सबसे पहले क्या आता है आपके पास, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आपके पास आता है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आपके पास आता है एल्यूमिनियम। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी आपके पास एलिमेंट अभी मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, यहां तक एल्यूमिनियम तक, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी ये मेटल क्या है, हाईली रिएक्टिव है। इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनको, इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं साथियों, नेक्स्ट जो हमारे पास मेटल आते हैं वो क्या आते हैं, जिंक, आयरन, लेड और आपका कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर आता है साथियों, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर आता है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये होते हैं आपके मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसे होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ही मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं ये एलिमेंट्स। और इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन, यानी प्रोसेस ऑफ रिडक्शन से, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, इसको यूज करके, कार्बन को यूज करके इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है साथ ही। उसके बाद जो आता है हमारे पास, जो मेटल्स आते हैं वो है एजी, एयू। अब एजी और एयू के बीच में बारे में खास बात क्या है साथियों, कि ये दोनों क्या होते हैं, ये लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इस एक्टिविटी सीरीज में से ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इस एक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वैसे इनको एक्सट्रैक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फाउंड होते हैं किसमें, नेटिव स्टेट में, फाउंड इन नेटिव स्टेट में, फाउंड इन नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट, फाउंड इन नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। इनको जस्ट हीट करके ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्शन बाय मेयर हीटिंग। ठीक है, सिर्फ हीटिंग से ही इनको क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो बात आती है हमारे पास, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, जैसे एक होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी ओर जो है उसका एनरिचमेंट कैसे किया जाता है, तो कहने का मतलब ओर की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी ओर की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ओर की कंसंट्रेशन को बढ़ाना, इस सांद्रता को इंक्रीज करना, बढ़ाना, इसकी बात कर रहे हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर। देखो, और जो अर्थ से माइन करते हैं ना हम, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, वो इम्प्योरिटी से कंटेमिनेटेड होती हैं। इन्हीं इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। गैंग की डेफिनेशन क्या होती है साथियों, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट
are contaminated with are contaminated with large amount of impurities, large amount of impurities like sand, soil, etc., which are known as गैंग. उनको हम क्या कहते हैं साथियों? गैंग कहते हैं. गैंग का मतलब क्या है? सिर्फ इम्प्योरिटीज, यानी ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं. ठीक है. तो इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करना पड़ता है. जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे ना, तो उसके एक्सट्रैक्शन से पहले हमें इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ेगा. तो जो प्रोसेस होती है रिमूविंग की गैंग को ओर से, बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड द ओर, उसी को हम क्या कहते हैं? एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं. ठीक है. एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी हम प्रोसेस कैसे करते हैं? गैंग को रिमूव करते हैं. किसके बेस पे? ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर. ठीक है. इनके लिए बहुत ही अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है. ठीक है. सबसे पहली जो बात आएगी, पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि एनरिचमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है. उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना. कैसे? कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएंगे? ओर्स कैन बी enriched by removing these impurities based on the differences between the physical or chemical properties, the physical or chemical properties of the gang and ore, यानी गैंग और ओर को आपस में से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, या ओर को एनरिच कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं मेथड से जिनसे हम रिमूव करते हैं क्या? गैंग को. ठीक है. और वो किस पे बेस्ड होता है? इम्प्योरिटीज. बाय रिमूविंग गैंग लिख लेते हैं यहाँ पे ना, बाय रिमूविंग गैंग बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. जो गैंग और ओर जो है, उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस होता है, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं? इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं साथियों. अब हम आगे बढ़ते हैं. जो फर्स्ट हमारा आज का जो मेन जो है, उसके बारे में बात करते हैं कि मेन हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो किसका है. सबसे पहला जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज. लो इन एक्टिविटी सीरीज, यानी ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जो कि क्या है? एक्टिविटी सीरीज में बहुत ही लो एग्जिस्ट करते हैं. एक्टिविटी सीरीज में कहाँ होते हैं? लो होते हैं, वेरी लो. यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों? जैसे मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, ठीक है, वो अनरिएक्टिव होते हैं. पहली बात तो दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव. क्या बात है पहली? दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव. क्या होते हैं भाई? अनरिएक्टिव होते हैं, वेरी अनरिएक्टिव. अब इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हम सिर्फ रिड्यूसिंग से ही क्या कर सकते हैं? मतलब इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सिर्फ हीटिंग से ही रिड्यूस कर सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले बताया था, दी ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड merely by हीटिंग ओनली. यानी सिर्फ हीट करके ही हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स को. तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो सिनेबर का मतलब क्या है? HGS जो है, इसका मतलब क्या होता है? HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी. किसकी ओर है? मर्क्यूरी की ओर है साथियों. ठीक है. पहले इसको हम एयर में हीट करते हैं तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. यानी HGS जो है ना,
HGS जो है सॉलिड होती है, उसको हम एयर में हीट करते हैं, ठीक है, उसको हम एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं साथ ही। जैसे ही हम उसको एयर में हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, HGO सॉलिड के अंदर, यानी मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। साथ में आपके लिए क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है 2 एंड देन इधर 3, इधर 2 और इधर भी 2, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस करके हम मर्क्यूरी कैसे निकालेंगे, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HGO सॉलिड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, फर्दर हीट कर देंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फर्दर हीटिंग, फिर से हीट करेंगे, और जब और ज्यादा हीट कर देंगे तो इससे क्या मिलेगा हमें, मर्क्यूरी मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा साथियों, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगी, O2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। यानी हमें क्या मिला लास्ट में, मर्क्यूरी मेटल मिल गया। मेटल मिला किससे, और से, और कौन सी है, सिनेबर है, और कौन सी है, सिनेबर है। सिनेबर क्या है, ये और है किसकी, मर्क्यूरी की, और ऑफ मर्क्यूरी है। लास्ट में हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरी मेटल मिल गया साथियों, किससे, इसके एक्सट्रैक्शन से, ठीक है। हमने क्या किया था पहले, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो था वो और है मर्क्यूरी की, उसको हीट किया एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला। फिर हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर हीट कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, कॉपर जो है उसको हम निकाल सकते हैं कॉपर सल्फाइड में से, Cu2s, ठीक है, कॉपर की और जो है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuO में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में, सॉरी, Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी साथियों, ठीक है। Cu2O ये सॉलिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है गैस है, Cu2S सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, जो Cu2O मिला हमें उसको हम क्या करते हैं, फर्दर हीटिंग करते हैं, उसकी क्या करते हैं, फर्दर उसको हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर प्लस में आपका फिर से एसोटो। इसको फर्दर हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, Cu2S की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो कॉपर प्लस में आपको क्या मिल जाता है, SO2 मिल जाता है साथियों। क्या मिल जाता है, कॉपर प्लस में SO2 मिल जाता है, ठीक है। यानी कॉपर को भी ऐसे ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। तो अब जो है हमें एक्सट्रैक्शन करना है उन मेटल्स का जो कि क्या है, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है। इसमें है, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के मिडल में कौन कौन से हैं, देखो मिडल में वो हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। क्या है, पहली बात तो क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बस मॉडरेट रिएक्टिव है। इनमें एग्जाम्पल क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है साथी, ठीक है। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एटसेट्रा इनके एग्जाम्पल हैं। ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये एक्चुअल में सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में नेचर में मिलते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन नेचर एज सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। किसकी फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स की फॉर्म में, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। अब देखो, अब कोई भी मेटल होता है उसको सल्फाइड या कार्बोनेट की बजाय उसकी ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। उसको उसके ऑक्साइड से हमें एक्सट्रैक्ट करना क्या पड़ता है, इजी पड़ता है। इसीलिए रिडक्शन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो सल्फाइड और कार्बोनेट्स होते हैं ना इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इनको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है।
अब उसमें एक प्रोसेस आती है, सबसे पहली प्रोसेस है कि अगर सल्फाइड ओर है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, उसके लिए एक प्रोसेस आती है जिसका नाम क्या होता है साथियों, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। ठीक है, ROASTING, रोस्टिंग इस प्रोसेस का नाम है। दस, इसका काम क्या है? The sulfide ores are converted into are converted into oxides by by hitting strongly in the presence of excess air. Strongly in the presence of excess air, यानी एक्सेस ऑफ एयर के अंदर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देनी है किसकी? सल्फाइड ओर के साथियों। बता देता हूं आपको, इसको अलग कलर से शो करके। सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर के अंदर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर के अंदर स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए, तो सल्फाइड और जो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? ऑक्साइड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। उसको हम क्या कहते हैं साथियों? रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं सल्फाइड ओर को। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखना चाहूंगा इसके अंदर, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो जिंक सल्फाइड का एग्जाम्पल ले लेंगे। जिंक सल्फाइड सॉलिड, ठीक है, प्लस में आपके पास ऑक्सीजन गैस, उसको हमें क्या करना है? हीट करना है। यानी ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? एयर की प्रेजेंस में हो गया। ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? एयर की प्रेजेंस में हो गया। जिंक ऑक्साइड मिलेगा, प्लस में 2SO2 हमें गैस मिल जाएगी। तो जिंक ऑक्साइड है ये क्या है? जिंक ऑक्साइड है, यानी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया किसको? जिंक सल्फाइड को। जिंक सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया साथियों। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है कैल्सिनेशन। क्या होता है? कैल्सिनेशन कहते हैं। ये तो ऊपर वाली रोस्टिंग तो किसके लिए थी? सल्फाइड ओर के लिए। अब बारी आती है कार्बोनेट ओर की। कार्बोनेट ओर्स आर converted into oxides strong heating by heating strongly by heating strongly in the absence or limiting supply of air। ठीक है, या तो absence में या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, यानी लिमिटेड लिख देते हैं, इसको इरेज करके लिमिटेड लिख देते हैं। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हम उसको हीट करते हैं कार्बोनेट ओर को, तो वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी एनएरोबिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है साथियों? कैल्सिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन कहा जाता है। एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करना होता है, स्ट्रॉन्गली हीट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं इसके लिए, जैसे जिंक कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जिंक कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसको अगर हम हीट करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ देखो मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऊपर रोस्टिंग के अंदर हमने ऑक्सीजन लिए थे। ठीक है, इसको जब हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ZnO प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जिंक ऑक्साइड सॉलिड आपका यहाँ पर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम ऑक्साइड और जैसे हम सल्फाइड और कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, तब हम क्या करते हैं? अब जो कन्वर्टेड ऑक्साइड होती है, हम उन ऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बन के साथ हीट करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं।
कार्बन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिड्यूसिंग। रिडक्शन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास ये जिंक ऑक्साइड थी, हमने इसको कार्बन, जैसे ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम उसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। कार्बन क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन के साथ हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करते हैं। कार्बन के अलावा बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो यूज की जाती हैं रिडक्शन के लिए, लेकिन जनरली कार्बन जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, रिडक्शन के लिए साथियों। ठीक है, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सच सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जो होता है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर सकते हैं मेटल्स जो कि उनमें लोअर एक्टिविटी सीरीज के अंदर है। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, हाईली एक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स या हाईली एक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करें, हाईली एक्टिव मेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज reducing agents as they can displace the less reactive metal। ठीक है, as they can displace the less reactive metal। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेना चाहें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो MnO2 जो है, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है, उसको हम अगर हीट कर दें, मैंगनीज डाइऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में हीट कर दें साथियों, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में अगर मैं क्या कर दूं, उसको हीट करूं, ठीक है, हीट कर दूं अगर एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंगनीज जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा, प्लस में Al2O3 सॉलिड, और प्लस में हीट रिलीज होगी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। ये कैसे रिएक्शन रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी जिसमें हीट निकलेगी भी। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम उधर कितने हैं, 2 है, अगर इधर 2 कर दें तो 2, लेकिन ठीक है, मैंगनीज इधर 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, इधर है 2। ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन में मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो इधर भी 3 मैंगनीज करने पड़ेंगे। ठीक है, 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास एक रिएक्शन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन। अब थर्मिट रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है, यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस in large machinery and used to weld the cracks of railway tracks। ठीक है, रेलवे ट्रैक में जो क्रैक होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए भी, उनको ज्वाइन करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, थर्मिट रिएक्शन का यूज किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है साथियों, थर्मिट रिएक्शन में हमारे पास आयरन ऑक्साइड जो होती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है साथियों। और ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्या प्रोड्यूस करती है, आयरन लिक्विड फॉर्म में। जो आयरन होता है वो मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है, प्लस में आपके पास Al2O3 और प्लस में बहुत सारी हीट, यानी ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है साथियों, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस कर रहा होता है, आयरन को, आयरन की ऑक्साइड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये थर्मिट रिएक्शन कहलाती है साथियों। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, थर्मिट रिएक्शन कहलाती है। किसके लिए यूज की जाती है, मशीनरी पार्ट्स को जोड़ने के लिए, और वेल्डिंग ऑफ क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, उनको भी जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है साथियों। अब जो है हमारे पास थर्ड वन जो है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स टुवर्ड्स टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी जो एक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर है, टॉप पर है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहली बात तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं,
हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं साथ। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स जो हैं दे कांट बी ऑब्टेन थ्रू, दे कांट बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग विद कार्बन। ठीक है, कार्बन के साथ रिड्यूस करके इनको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कार्बन जो है वो सोडियम के ऑक्साइड को, मैग्नीशियम के ऑक्साइड को, कैल्शियम या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को उनके रेस्पेक्टिव मेटल में रिड्यूस नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीजन की एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होती है। मैं प्रॉपरली क्या कहता हूं? कार्बन कैन नॉट reduces the oxides of sodium, magnesium, potassium, calcium and aluminium। ठीक है, as these metals have more affinity for oxygen than कार्बन। कार्बन के बजाय ऑक्सीजन के साथ इनकी एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम कार्बन के थ्रू उनको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। दीज मेटल्स कैसे? ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम इनको क्या कर सकते हैं? दीज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं साथियों? ऑब्टेन कर सकते हैं। और किसमें? वो भी इनकी मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में। रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स, यानी अगर ये अपने मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में होंगे तो हम इनको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो मेटल होता है, मेटल डिपॉजिट कहाँ होता है? मेटल्स आर डिपॉजिटेड एज एट कैथोड। मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है साथियों? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कैथोड क्या होती है? आपकी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, वहां पर कौन डिपॉजिट हो जाता है? मेटल डिपॉजिट हो जाता है। जो क्लोरीन है वो कहां पर लिबरेट होती है? क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, जैसे अगर इनके ऊपर रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है मैं लिख देता हूं। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होती है? सोडियम जो है वो क्या करता है? सोडियम आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम सॉलिड में, यानी मेटल डिपॉजिट हुआ कैथोड पे। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है साथियों? एनोड पे क्या होता है? जो क्लोरीन होता है, ठीक है, दो क्लोराइड आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। सिंपल सी बात, जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है साथियों? ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है? एनोड पे, और ये हमेशा ऐसे ही होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है साथियों। आज एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमेशा के लिए याद रख लेना इस चीज को। ऑलवेज ऑलवेज एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, चाहे कोई भी सेल हो। और कैथोड पर क्या होगा साथियों? हमेशा रिडक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा? हमेशा रिडक्शन होगा। सेल के साइन से कोई रिप्रेजेंट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इलेक्ट्रोड का साइन क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा साथियों। उसके बाद आता है हमारे पास एक और टॉपिक जिसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, या फिर हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कहते हैं सर, यानी जो भी मेटल्स हमने ऑब्टेन किए हैं बाय रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, वो क्या होते हैं? वो अभी भी प्योर नहीं होते, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हमें रिमूव करना पड़ता है और प्योर मेटल को फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब प्योर मेटल निकालने के लिए अभी भी इनके पास क्या होती है? कुछ इम्प्योरिटीज इनके अंदर पड़ी रहती हैं जो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है उसके अंदर भी। उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिक रिफाइनिंग करते हैं। कौन से मेटल्स? एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि कॉपर है, जिंक है, ठीक है, टिन है, निकल है, टिन, निकल, सिल्वर,
गोल्ड एटसेट्रा। ठीक है, ये वाले जो मेटल है इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, यानी प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक कंटेनर लेते हैं साथियों, हम क्या लेते हैं, हम एक कंटेनर लेंगे। हम क्या लेंगे भाई, एक कंटेनर लेंगे। अब कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है ना, वो क्या है, अब जैसे मान लो अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग करें तो उसमें हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड सॉल्यूशन, ये इसके अंदर क्या डाल देंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये है एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन, यानी इसमें एसिड प्लस में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे साथियों, इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें से एक चीज अब आपके पास इधर, इस इलेक्ट्रोड को एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, इस इलेक्ट्रोड को दूसरे टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये रहा, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। जो पॉजिटिव एंड है आपका वो एनोड कहलाता है। पॉजिटिव एंड क्या कहलाता है इसके अंदर, एनोड कहलाता है, और नेगेटिव एंड क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है साथियों, इस सेल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें से जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड बना दिया जाता है, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है ये इम्प्योर कॉपर की है, इम्प्योर कॉपर, यानी जो इम्प्योर कॉपर हमारे पास आया है उसका हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया। ठीक है, उसका हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया। ठीक है, और प्योर मेटल की जो थिन स्ट्रिप होती है उसको हमने क्या बना दिया है, कैथोड बना दिया है। प्योर कॉपर को हमने क्या बना दिया, यहाँ पर कैथोड बना दिया है साथियों। होता क्या है, इम्प्योर मेटल जो होता है उसमें से कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में जाते हैं, और वो सॉल्यूशन से कहाँ चले जाते हैं फिर, कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन से प्योर मेटल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ इम्प्योरिटीज बच जाती है जिसको हम कहते हैं एनोड मड, जो एनोड के नीचे बचती है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड। ये इम्प्योरिटीज है, ये क्या है, इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज जो बची हैं इसके अंदर, यानी जो प्योर मेटल मिलता है हमें कैसे मिलता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जो एनोड है, एनोड पे हमेशा क्या होता है साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपको वहां लूज होंगे। तो एट एनोड, एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा होता है कि जो कॉपर होता है, कॉपर जो सॉलिड है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड बना रखी है उसकी, कॉपर सॉलिड जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर 2+। ठीक है, और क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एट कैथोड क्या होगा साथियों, कैथोड पे हमेशा क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, रिडक्शन होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है। तो ये जो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर गया है, इसके अंदर जो गया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो कॉपर 2+ गया है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। ये आपको मिलेगा क्या, प्योर मेटल मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपको, प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो भी इंप्योरिटीज इस इलेक्ट्रोड से बची होंगी वो सारी की सारी यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी एनोड के नीचे, जिनको हम क्या कह देते हैं, एनोड मड कह देते हैं साथियों। उनको हम क्या कह देते हैं, एनोड मड कह देते हैं साथियों। ठीक है, अब यही बात है, इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो भी है मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, प्योर फॉर्म ऑब्टेन कर लेते हैं। कैथोड पे हमेशा क्या होता है साथियों, रिडक्शन होता है। एट कैथोड हमेशा क्या होता है साथियों, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा साथियों। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा साथियों। इसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं कोरोजन, जिसको हम क्या कहते हैं साथियों, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन या मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, उसके संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, अपनी नेचुरल फॉर्म को खोने लगता है और ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या है, व्हेन metals comes in contact with comes in contact with oxygen and moisture। moisture का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वाटर है।
सिंपल सी बात है, नमी का मतलब क्या, पानी है। दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड forms a layer of oxide on them. This process is known as कोरोजन। इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं सर। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। जैसे आपके पास सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक। कैसे हो जाते हैं सिल्वर के आर्टिकल, ब्लैक हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जब वो एयर के साथ एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है, एयर में एक्सपोज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्यों, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एजीएस बना देता है साथी। सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, Ag2s बनाएगा, ठीक है, Ag2s 2Ag, सल्फर के साथ Ag2s। सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सेम ऐसे ही कॉपर रिएक्ट करता है मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और स्लोली लूज करता है इसकी शाइनी ब्राउन सल्फेट। जो कॉपर है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, मोइस्ट CO2 के साथ। कॉपर वैसे क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, शाइनी ब्राउन। कैसा ब्राउन है, शाइनी ब्राउन कलर का होता है। वो अपनी चमक को लूज कर देता है और एक ग्रीन कोट बना देता है, ठीक है। ग्रीन कोट किसका बनता है, कॉपर कार्बोनेट का बनता है, CuCO3 का, ठीक है, CuCO3 का ये ग्रीन कोट यहाँ पर बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर बनता है। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का बनता है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, जो आपके टर्मिनल्स होते हैं इन्वर्टर वाली बैटरी के, उसके ऊपर देख लेना, आपको ग्रीन कलर की कोटिंग मिल जाए तो वो कॉपर कार्बोनेट बना हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही सेम आयरन होता है, जब उसको एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्ट एयर के साथ, ठीक है, मॉइस्चर प्लस में ऑक्सीजन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3.XH2O में, जिसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट ऑफ आयरन। जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। रस्ट बनता है, ब्राउन फ्लेकी रस्ट। कैसी होती है, ब्राउन एंड फ्लेकी, ब्राउन फ्लेकी रस्ट बोलते हैं इसको। ये रस्ट ऑफ आयरन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, रस्ट ऑफ आयरन होती है साथी। तो कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कई मेथड है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए। क्या क्या यूज किया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन लिख सकते हैं, फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है आर्टिकल्स को या मेटल्स को, कोरोजन से कैसे बताया जा सकता है, उसके लिए मेथड क्या क्या यूज किए जा सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले क्या किया जा सकता है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग कर सकते हैं। एनोडाइजिंग से क्या क्या करेंगे हम, मेकिंग एलोए, एलोए बना देंगे, ठीक है। एलोए जब बनते हैं, ठीक है, एलोए बना सकते हैं। हम पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग, पेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं साथियों, ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइज कर सकते हैं उनको, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने का मेथड होता है बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। अप्लाइंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील एंड आयरन to prevent from then to prevent to prevent them from रस्टिंग, ठीक है। उनको रस्टिंग से बचाने के लिए एक थिन लेयर ऑफ कोट बना दिया जाता है जिंक का। तो जो जिंक होता है ना, अब जो जिंक है वो इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो पहले रिएक्ट कर जाएगा और जिंक ऑक्साइड की लेयर बना देगा, जो कि क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है इसके लिए, और वो फर्दर ऑक्सीडेशन से इसको बचा देती है। वो क्या करती है, फर्दर ऑक्सीडेशन से इसको बचा देती है साथियों। एलोय कैसे बनाए जाते हैं, एलोय बनाए जाते हैं, एलोय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलोय को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दो तो वो एलोय बन जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है साथियों, सोडियम अमलगम, NaHg का मिक्सचर होता है, ये एक एलोय है। सोडियम अमलगम NaHg का एक मिक्सचर होता है, ये क्या है, एलोय होता है साथियों। ये क्या होता है, एक एलोय होता है, ठीक है।
ये बहुत ही अच्छा मेथड है एलोइंग, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को इनकी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जब हम निकल और आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, जब हम मिक्स करते हैं इन तीनों को तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है। क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है किसका, आयरन निकल और क्रोमियम का है। किसका है साथियों, आयरन निकल और क्रोमियम का है, जो हार्ड होता है और रस्ट नहीं करता है। ठीक है, हार्ड होता है और रस्ट नहीं करता है। एलॉय की डेफिनेशन क्या होती है साथियों, एलॉय की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, टू और मोर मेटल्स, या एक से ज्यादा मेटल्स, और हम कह सकते हैं एक मेटल और एक नॉन मेटल का, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। ठीक है, ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, इनका मिक्सचर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, ब्रास एक एलॉय होता है। इसका एग्जांपल के तौर पर ब्रास जो है, ब्रास किसका एलॉय है, ब्रास क्या है, एलॉय ऑफ, ब्रास क्या है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का एलॉय कौन है, ब्रास है साथियों। इसी के साथ अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, ब्रोंज जो है, ब्रोंज किसका एलॉय है, ब्रोंज है, ब्रोंज जो है एलॉय ऑफ, एलॉय ऑफ ब्रोंज क्या है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन, एसएन का मतलब टिन होता है साथियों। ब्रोंज किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का। ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है साथियों। ठीक है, सोल्डर एक एलॉय है, सोल्डर, सोल्डर क्या है, एक एलॉय है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। किसका है, पीबी एंड एसएन। लेड और टिन का एलॉय क्या है, सोल्डर है साथियों। लेड और टिन का एलॉय क्या है, सोल्डर है साथियों। ठीक है, तो यहाँ आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है साथियों। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेके आ सकूं साथियों। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यूज कीजिए। लास्ट में हम पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन भी लेंगे, एक पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें सीटेट के पुराने सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे, कम से कम 5-6 साल के तो जरूर ही करेंगे हम। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए साथियों। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद सर।